स्टार्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 हमारा चल रहा है और उसमें हमने कल चर्चा की थी कि हम आज वाले वीडियो में आनुवंशिक विकारों पर चर्चा करेंगे। तो आनुवंशिक विकार विकार का मतलब होता है एक तरह से हम कह सकते हैं डिजीज। तो आनुवंशिक विकारों में होता क्या है कि ये जिसे हम अपने सामान्य भाषा में बोलते हैं जन्मजात रोग, कहते हैं ना, ये तो जन्म से ही ऐसा इसको होता है। तो ऐसे विकारों को जो माता पिता से संतानों में पहुंचता है उसे हम कहते हैं आनुवंशिक विकार, जेनेटिकल डिजीज। और इसको हम जो है आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, आनुवंशिक विकार को दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है मेंडलीय विकार और एक होता है क्रोमोसोमी विकार। मेंडलीय विकार में जो आते हैं वो है हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, दात्र कोशिका अरक्तता, वर्णांधता, थैलेसीमिया और फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो आपके सिलेबस में जो है उसमें आपको पढ़ना है, इसमें से हीमोफीलिया पढ़ना है, वर्णांधता पढ़ना है और इसके अलावा थैलेसीमिया, तीन आपके सिलेबस में दिया गया है, हीमोफीलिया, वर्णांधता और थैलेसीमिया। तो मेंडलीय विकार में हम देखेंगे जहाँ पे एकल जीन की वजह से कमियां हो जाती है। और क्रोमोसोमी विकार दूसरा जो है वो है क्रोमोसोमी विकार है। इसमें क्या होता है, गुणसूत्र में कमी की वजह से या गुणसूत्र में कोई दिक्कत आती है तो उसको बोलते हैं क्रोमोसोमी विकार। इसमें हमको पढ़ना है डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। तो आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे, आनुवंशिक विकारों पे। आनुवंशिक विकारों को समझने के पहले आपकी बुक में दिया है वंशावली विश्लेषण। वंशावली विश्लेषण में हम क्या देखते हैं कि कौन से विकार पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन आ रहा है, तो उसका अध्ययन करते हैं और उसके कारणों पे ध्यान देते हैं। क्योंकि हमें हीमोफीलिया, वर्णांधता, थैलेसीमिया जब हम देखेंगे उसमें भी वंशावली विश्लेषण किया जाता है। तो मानव समाज में वंशागत विकारों की बात पुराने समय से चली आ रही है। इसका आधार था कुछ परिवारों में विशेष लक्षणों का वंशवत रहने की अवधारणा। किसी फैमिली में कोई रोग है तो वो उसके जनरेशन टू जनरेशन, अगली पीढ़ी, फिर उसकी अगली पीढ़ी, फिर उसकी अगली पीढ़ी में लगातार बना हुआ है। तो मेंडल के कार्य की पुनः खोज के बाद मानव के लक्षण प्ररूपों को वंशागत विश्लेषण से प्रारंभ हुई। यह स्पष्ट है कि मटर के पौधे और अन्य जीवों में किए गए तुलनांक का प्रयोग मानव में संभव नहीं है। जैसा हम प्रयोग मटर में कर सकते हैं वैसा प्रयोग हम मनुष्य में नहीं कर सकते। इसीलिए यह विकल्प रह जाता है कि विशेष लक्षण की वंशागत के संबंध में वंश के इतिहास का, देखिए वंशावली विश्लेषण का मतलब हुआ वंश के इतिहास का हम अध्ययन करें। कई पीढ़ियों तक जारी लक्षणों के आधार पर एक फैमिली ट्री बनाई जाती है और उस फैमिली ट्री को पीढ़ी विश्लेषण कहते हैं। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपकी बुक में दिया हुआ है और यहाँ से ये संकेत है, ये जो है इसमें कुछ समझना बहुत नहीं है। इसको आप देख सकते हैं, ये चिन्ह बना हुआ है, अगर आयताकार बना हुआ है नर, गोला बना है तो मादा, और अगर इस तरह बनाया गया तो जिनका उल्लेख नहीं किया गया है। अगर ये तीनों रेड कलर में दिख रहे हैं तो प्रभावित व्यक्ति है। ये मैथ्यू की बता रहा है कि पत्नी है, ये बता रहा है रिश्तेदारों के बीच। और यहाँ दिखाया गया है इस तरह से अगर बना हुआ है तो जनक और उनकी दो संतति हो गई। और यहाँ दिखाया गया है कि नर शिशु वाले जनक। तो आप इसको जब देखेंगे तो आपको बड़े आसानी से ये समझ में आ जाएगा। तो इसलिए हम इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक आपका क्या है? मेन टॉपिक आपका है मेंडलीय विकार और क्रोमोसोमी विकार। तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि ये जो आनुवंशिक विकार होता है इसे दो भागों में बांटा गया है, मेंडलीय विकार और क्रोमोसोमी विकार। तो ये मोटे तौर पर विकारों को दो श्रेणियों में रखा जा सकता है, मेंडलीय विकार और क्रोमोसोमी विकार। मेंडलीय विकार वो होते हैं जो एकल जीन के रूपांतरण से, यानी जो जीन होता है एकल जीन में रूपांतरण, कोई परिवर्तन हो गया,
एकल जीन में रूपांतरण हो जाता है, उसकी वजह से जो विकार होता है उसे हम बोलते हैं मेंडली विकार। मेंडल के नाम पे इसको रख दिया गया है। ये विकार उस वृक्ष से संतति में पहुंचते हैं जिनका अध्ययन हम वंशागत के नियमों के आधार पर करते हैं। जैसे वंशागत के द्वारा हम देखते हैं लक्षण जाते हैं, उसी तरह ये रोग भी चले जाते हैं, पेरेंट्स टू चाइल्ड में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार के मेंडली विकारों की वंशागत के उदाहरण को किसी परिवार के वंशावली विश्लेषण द्वारा खोजा जा सकता है। मेंडली विकारों के सर्वाधिक उदाहरण में आपको हमने सारे नाम लिख दिए हैं। हीमोफीलिया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, गात्र कोशिका अरक्तता है, वर्णांधता है एक, और थैलासीमिया है, फिनाइल कीटोन यूरिया है। यहाँ यह भी बताना महत्वपूर्ण है कि मेंडली विकार प्रभावी और अप्रभावी दोनों हो सकते हैं। प्रभावी और अप्रभावी के बारे में तो आपको पता ही है। साथ ही जैसा कि हीमोफीलिया में होता है, यह लक्षण लिंग क्रोमोसोम आधारित भी हो सकता है। ये बहुत लोग पूछते रहते हैं कि लिंग आधारित क्रोमोसोम का मतलब क्या होगा। तो हमने आपको बताया हुआ है कि हमारे शरीर में टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से जो 2 गुणसूत्र है वो लिंग गुणसूत्र कहलाता है। कल अभी हमने इसकी डिटेल में चर्चा की हुई है, कल वाले वीडियो में आप जाके फिर से उसको देख सकते हैं। तो वहाँ हमने बताया है कि 46 जो गुणसूत्र है उसमें से 44 जो है अलिंग गुणसूत्र है, ऑटोसोम जिसे हम बोलते हैं, और जो 2 गुणसूत्र है वो क्या है, लिंग। उस गुणसूत्र पे उपस्थित जीन की वजह से अगर कुछ होता है तो उसे बोलते हैं क्रोमोसोम, लिंग क्रोमोसोम आधारित हो, उसी को बोलते हैं। ठीक है, यह सुस्पष्ट है कि एक्स लग्न अप्रभावी लक्षण वाहक यानी माता कैरियर के द्वारा नर संतति को प्राप्त होता है, क्योंकि यह एक्स कहाँ है, मादा में है। तो इसकी वजह से जो विकार होगा वो मादा से कहाँ पहुंचेगा, नर बालक में पहुंचेगा। तो यहाँ मादा क्या होगी, वाहक होगी। वाहक का मतलब होता है कैरियर, ले जाने वाला। इस वंशावली का नमूना आपके चित्र 5.55 पे प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रभावी और अप्रभावी लक्षण दिखलाए गए हैं। तो ये तो चर्चा हो गई हमारी कि मेंडली विकार कहते किसको। ठीक है, मेंडली विकार जहाँ पे एकल जीन में रूपांतरण की वजह से कोई विकार आ जाए तो उसे मेंडली विकार कहते हैं, और जहाँ क्रोमोसोम की वजह से, क्रोमोसोम के सेट की वजह से कोई दिक्कत आती है तो उसको बोलते हैं क्रोमोसोमी विकार। अब हम एक एक करके इनको देखेंगे कि, और आपके बोर्ड में जो प्रश्न बनता है वो प्रश्न ऐसे ही बनेगा कि आप थैलासीमिया, वर्णांधता और हीमोफीलिया किसी एक का, कभी कभी मेंडली विकार अगर पूछेगा तो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, नहीं तो शार्ट में ज्यादातर क्वेश्चन बनता है। तो शार्ट में हम देखते हैं, एक एक करके देख लेते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कहा ये चैप्टर ही पूरा इंपॉर्टेंट है आपका। आप देखोगे इस चैप्टर से बहुत ज्यादा प्रश्न बनता है। तो पहले हम देखते हैं हीमोफीलिया। नाम शायद आपने सुना होगा इस रोग का। ये जन्मजात रोग है। अब हम जितने भी रोग इस चैप्टर में बात करेंगे उन्हें मानवंशिक विकार बता चुके हैं, यानी इसी को हम कहते हैं जन्मजात रोग। तो अब देखिए, जो कुछ पॉइंट आपको नोट करने हैं वो मैं आपको यहाँ नोट भी करवा दूंगा। इस लिंग संलग्न रोग का व्यापक अध्ययन हो चुका है, इसके बारे में हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो चुकी है। इसमें प्रभाव रहित वाहक, प्रभाव रहित यानी जिसमें किस प्रभाव न हो, वाहक हमने आपको बता ही दिया है, कैरियर होता है। नारी या मादा। प्रभाव रहित वाहक नारी से कहाँ पहुंचता है, नर संतति को होता है। नर संतति का मतलब हुआ मेल चाइल्ड। नर संतति को रोग का संचार होता है, और इस रोग में रुधिर के थक्का, इसमें होता क्या है, रुधिर का थक्का
ब्लड क्लॉटिंग जिसे हम बोलते हैं, रुधिर का थक्का बनने से संबद्ध एकल प्रोटीन प्रभावित होता है। एकल प्रोटीन प्रभावित होता है। देखा ना, एकल जीन हमने कहा, जहाँ पे क्या लिखा है, रुधिर का जो थक्का बनता है और जिस प्रोटीन की वजह से बनता है वो प्रभावित हो जाता है, और यह एकल प्रोटीन श्रृंखला का केवल अंश मात्र है। यह एकल प्रोटीन श्रृंखला का अंश मात्र है। बहुत सारे प्रोटीन है, उसमें एक प्रोटीन में गड़बड़ी हो गई। इसके कारण अब हम जो अगली पॉइंट लिखवाने जा रहे हैं वो इसका प्रभाव है। इसके कारण क्या होता है कि आहत व्यक्ति के शरीर, आहत यानी एक्सीडेंट हो गया है, आहत व्यक्ति के शरीर की एक छोटी सी चोट, एक छोटी सी चोट, अगर उसे थोड़ा सा भी चोट लग गया तो रुधिर का निकलना बंद ही नहीं होता। एक छोटी सी चोट, आहत व्यक्ति के शरीर की एक छोटी सी चोट पर भी रुधिर का निकलना बंद नहीं होता। नॉन स्टॉप ब्लीडिंग जिसे हम लोग ज्यादातर बोलते हैं, बिना ब्लड रुक ही नहीं रहा, वो निकलता जा रहा है। विषम युग्मजी नारी से यह रोग पुत्रों में जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, विषम युग्मजी नारी से यह रोग पुत्रों में जाता है। और नारी के रोगग्रस्त होने की संभावना विरल होती है, यानी जिसके द्वारा जा रहा है वो नारी की रोगग्रस्त होने की संभावना विरल होती है। विरल मतलब रेयर, बहुत कम होती है। क्योंकि वो वाहक है, उसको रोग नहीं हुआ है, लेकिन वो लेके जाने वाली है। क्योंकि इस प्रकार की नारी की माता को कम से कम वाहक और पिता को हीमोफीलिया से ग्रस्त होना आवश्यक है। यानी जो नारी है वो वाहक हो और पिता को ये रोग हुआ हो। अब चूंकि ये नर में आता है और नर में आप जानते ही हो कि जब अगर एक छोटी सी चोट पे ब्लीडिंग हो रही है तो उसके बचने की संभावना बहुत ही कम होती है। लिखा हुआ है कि जो अधिक वर्ष तक जीवित नहीं रह पाता। तो महारानी विक्टोरिया की वंशावली में अनेक हीमोफीलिया ग्रस्त वंशज थे और रानी स्वयं रोग की कारक थी। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, और ये आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो दो तीन चीजें जो हमने आपको लिखाया है यहाँ पे, आप देखो हीमोफीलिया पहला क्या है, ये एक आनुवंशिक रोग है। आनुवंशिक रोग में मेंडली विकार है। तो प्रभाव रहित वाहक नारी से संतति में पहुंचता है। रुधिर का थक्का अब ये हो क्यों रहा है, रुधिर का थक्का बनने से संबंध जो प्रोटीन होती है, सिंगल प्रोटीन होती है, वही प्रभावित हो जाता है।
हमने यहाँ बताया इलेक्ट्रिक जेल में रूपांतरण की वजह से ऐसा हो जाए। तो रुधिर का थक्का बनने संबंध एकल प्रोटीन प्रभावित होता है और यह एकल प्रोटीन श्रृंखला का अंश मात्र है। जो बहुत सारे प्रोटीन बनते हैं उस चेन का केवल छोटा सा हिस्सा है। फिर अगर किसी को हेमोफीलिया हो गया है तो होगा क्या? इसके कारण आहत व्यक्ति के शरीर की एक छोटी सी चोट पर भी रुधिर का निकलना बंद नहीं होता। यानी उसे अगर वो कहीं बाई चांस एक्सीडेंट हो जाता है या कट जाता है तो उसकी ब्लीडिंग बंद ही नहीं होती, क्योंकि ब्लीडिंग को रोकने के लिए शरीर क्या करती है? थक्का बनाती है। तो ये सब आपको जानकारी होगी कि ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है। विषम युग्मजी नारी से यह रोग पुत्रों में जाता है। ये हमेशा याद रखना, यहाँ भी लिखा है कि ऐसी नारी होगी जिसकी जो वाहक होगी और जिससे कहाँ जाएगा? पुत्र में जाएगा, जबकि नारी की रोगग्रस्त होने की संभावना क्या होगी? विरल होगी। तो यदि अगर किसी बच्चे को हुआ है तो उसकी माता को वाहक होना होगा और उसका पिता क्या होगा? जो उसका पिता है वो उसको ये रोग हुआ होगा, यानी वो रोगग्रस्त होगा। और क्योंकि हेमोफीलिया बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा लोगों में नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि वो जो संतान है जिसे हीमोफीलिया हो चुका है उसके जीवन में उसे जीवित रहने की संभावना क्या होती है? बहुत कम हो जाती है। बहुत कम लोग ही होते हैं जो बहुत सावधानी पूर्वक रहेंगे, वही जिंदा रह पाएंगे। एक उदाहरण समझाया गया कि विक्टोरिया, जो रानी विक्टोरिया थी, उनकी फैमिली में बहुत लोगों को ये रोग था और खुद रानी जो विक्टोरिया थी वो इस रोग की वाहक थी। तो हीमोफीलिया आपको समझ में आ गया होगा। हम आपको बहुत सिंपल जो आपके बुक में दिया है उससे समझा दिए हैं, और ये आप जितना हमने लिखा है यही आपको 4 लाइन बोर्ड में लिखना है। आपको थैलासीमिया पे अगर आता है। जो नेक्स्ट डिजीज है जो हमें पढ़ना है वो है वर्णांधता। वर्णांधता को इंग्लिश में बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। इसे इंग्लिश में बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। अब पहला इसमें हम जो पॉइंट लिखेंगे ये क्या है? यह लिंग संलग्न अप्रभावी विकार है। लिंग संलग्न अप्रभावी विकार है। लिंग संलग्न आपको समझा दिए हैं, जो लिंग क्रोमोसोम से संबंधित है। यह विकार लाल अथवा, देखिए जैसे वहां हमने कारण देखा था तो इसमें हम देखेंगे कि कारण क्या है, क्यों नहीं दिखाई पड़ता है। यह विकार लाल अथवा हरे वर्ण, लाल अथवा हरे वर्ण संवेदी शंकु, संवेदी शंकु के त्रुटिपूर्ण होने के कारण होता है। त्रुटिपूर्ण होने के कारण होता है। अब ये चीजें क्या है? जो भी हमें रंग दिखाई पड़ता है हमारे आंख में, हर वर्ण के लिए संवेदी शंकु होते हैं। ये क्लास 10th के बुक में ह्यूमन आई नामक चैप्टर है, वहां पे थोड़ा सा इस संवेदी शंकु के बारे में जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो यह विकार लाल अथवा हरे वर्ण संवेदी शंकु के त्रुटिपूर्ण होने के कारण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? परिणाम स्वरूप व्यक्ति लाल एवं हरे वर्ण में विभेद नहीं कर पाता। व्यक्ति लाल और हरे वर्ण में, वर्ण मतलब यहाँ रंग है, वर्ण में विभेद को अंतर लिख सकते हो, में अंतर नहीं कर पाता है।
ठीक है, वो पहचान ही नहीं पाएगा कि लाल रंग है कि हरा रंग है। यह विकार एक्स क्रोमोसोम पर स्थित कुछ जीनों में, यह विकार एक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित एक्स क्रोमोसोम पर स्थित कुछ जीनों में, एक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित कुछ जीनों में परिवर्तन के कारण होता है, परिवर्तन के कारण आता है। यानी जो एक्स क्रोमोसोम पे जीन है उसमें अगर परिवर्तन आ जाता है तो उसे ये रोग हो जाता है। लगभग 8% पुरुषों एवं मात्र 0.4% नारियों में यह विकार पाया जाता है। यानी ये भी रोग ज्यादातर किसमें मिलेगा? पुरुषों में। इसका कारण है कि लाल हरी वर्णांधता के लिए उत्तरदायी जो जीनों का एक्स क्रोम पर उपस्थित होना, एक्स क्रोमोसोम पे उपस्थित है और इसकी वजह से ही पुरुष में ये ज्यादा होता है। नर की कोशिकाओं में केवल एक क्रोमोसोम होता है, परंतु नारियों में 2 एक्स क्रोमोसोम होता है। कि किसी ऐसे जीन की वाहक नारी के पुत्र में वर्णांध होने की संभावना 50% है, क्योंकि एक्स संलग्न जीन अप्रभावी है। अतः विषम युग्मजित जननी स्वयं वर्णांध नहीं होती, जो ठीक कुछ हीमोफीलिया की तरह ही है। इसका अर्थ है कि इसका प्रभाव दूसरे विकल्पी अलील के प्रभावी होने के कारण निरुद्ध हो जाता है और पुत्री सामान्यतः वर्णांध नहीं होगी जब तक कि माँ वाहक और पिता वर्णांध न हो। देखिए, इसमें भी आपने देखा कि ज्यादातर केसों में पुरुषों को 8% पुरुषों में होता है और केवल 0.4% नारियों में होता है। ठीक है, इसमें 1-2 पॉइंट और हम लिख लेते हैं। विषम युग्मजीव नारी, नारी यानी जननी स्वयं, यहाँ जननी कर लेते हैं जिससे आपको पता चले। जननी स्वयं वर्णांध नहीं होती, वो स्वयं तो अंधी नहीं होती, सॉरी वर्णांध नहीं होती। यहाँ वर्णांध की बात हो रही है, अंधे होने की बात नहीं हो रही। उसको रंग की पहचान नहीं हो रही। बहुत लोग कहते हैं वर्णांधता यानी अंधेपन से उसको जोड़ लेते हैं, वर्ड सब हटा देते हैं। तो वर्ड आपको हटाना है, वर्ड यानी कलर ब्लाइंडनेस हुआ है, बाकी चीजें उसे सब दिखेंगी। अतः विषम युग्मजित जननी स्वयं वर्णांध नहीं होती और पुत्री सामान्यतः वर्णांध नहीं होगी। पुत्री सामान्यतः वर्णांध नहीं होगी। ज्यादातर संभावना किसमें है? पुरुष में। लेकिन अगर 0.4% है तो किस केस में होगा? जब तक कि माँ वाहक एवं पिता वर्णांध न हो, एवं पिता वर्णांध ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी। तो इसको हम देख लेते हैं पुनः एक बार। वर्णांधता का मतलब पहली बात तो ये है कि वर्ण की पहचान नहीं हो पाती। विशेषकर किस वर्ण की बात हो रही है? लाल अथवा हरे रंग का। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? पहले तो ये जान लो कि यह लिंग संलग्न अप्रभावी विकार है। लिंग संलग्न का मतलब हमने आपको बताया कि जो लिंग क्रोमोसोम है उस पर आधारित है। यह विकार लाल अथवा हरे वर्ण संवेदी संघ के त्रुटिपूर्ण होने के कारण होता है और जिसके परिणाम व्यक्ति लाल और हरे वर्ण में अंतर ही नहीं कर पाता।
यह विकार एक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित कुछ जीनों में परिवर्तन के कारण होता है। विषम युग्मजित जन्य स्वयं वर्णांध नहीं होती है और पुत्री सामान्यतः वर्णांध नहीं होगी जब तक कि माँ वाहक और पिता वर्णांध न हो। तो ये 5 का पॉइंट आप जो है इस पे लिख सकते हैं। और अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप 2-3 पॉइंट भी लिख देंगे तो हो जाएगा, क्योंकि तब क्या होगा, आपको हीमोफीलिया, वर्णांधता, इस पे एक सांस लिखना पड़ेगा। अब हम आते हैं जो तीसरा हमको पढ़ना है इसमें, वो पढ़ना है थैलेसीमिया। बाकी के भी आपके बुक में दिया है, दांत कोशिका रक्तता भी दिया है, फिनाइल कीटोन यूरिया है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो हम जैसा कि आपको पहले बता दिए, एक तो वीडियो क्लास चल रही है, ऑनलाइन क्लास चल रही है, फिर भी हम आपको बहुत ज़्यादा बहुत लंबा वीडियो बना के दे रहे हैं। मुश्किल से हमको 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो बनाने को मिलता है, लेकिन आपको चीज़ें समझ में आ जाए, कोई डाउट न रह जाए, इसकी वजह से थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जा रहा है। पहला कारण होता है। दूसरा ये है कि जब भी हम कोई टॉपिक उठाते हैं तो उसको सोचते हैं उससे संबंधित जो चीज़ें हैं वो उसी वीडियो में कवर हो जाए। होता क्या है कि अगर एक टॉपिक को इस वीडियो में छोड़ देंगे तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से हमें रिस्टार्ट करना पड़ता है। तो इसलिए आपको यहाँ ये है कि और आपको हम केवल वही चीज़ें पढ़ाने जा रहे हैं जो आपके बोर्ड के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस पे हम देखते हैं, यह भी अब देखिए, यहाँ अभी तक हम सेक्स क्रोमोसोम की बात कर रहे थे कि लिंग संलग्न होता है। ये कैसा रोग है? यह एक अलिंग क्रोमोसोम, यह अलिंग क्रोमो, इसकी चर्चा हमने इसके पहले वाले वीडियो में की हुई है। अलिंग क्रोमोसोम संलग्न, संलग्न का मतलब उससे जुड़ा हुआ, संलग्न अप्रभावी जीन रक्त विकार है। यानी रक्त विकार का मतलब ब्लड से संबंधित रोग है। जैसे हीमोफीलिया था उसी तरह थैलेसीमिया है, जो जनकों से संतति को प्राप्त होता है। तो ये तो हम पढ़ ही रहे हैं, ये जो भी हम पढ़ रहे हैं उस समय यही पढ़ रहे हैं ना। यह किससे जाता है? जनक से संतति में पहुंचता है। जबकि जनक युगल के दोनों सदस्य अप्रभावी जीन के वाहक होने के कारण अप्रभावित होते हैं। ये जो पॉइंट है ये थोड़ा सा देखना। जबकि जनक युगल के, जनक युगल का मतलब हो गया माता पिता, जनक युगल के दोनों सदस्य अप्रभावी जीन के वाहक, अप्रभावी जीन के वाहक, वाहक हमने आपको बता दिया कैरियर होता है, ले जाने वाला वाहक, अथवा विषम युग्मजीव, अथवा विषम युग्मजीव होने के कारण अप्रभावित रहते हैं। ठीक है, तो इसका प्रभाव नहीं रहता। यह विकार, दूसरा इसका जो कारण है ये तो हो गया। यह विकार या तो उत्परिवर्तन, या तो उत्परिवर्तन यानी जीन में जो परिवर्तन हो जाता है उसे हम उत्परिवर्तन कहते हैं, अथवा विलोपन, यानी जीन ही गायब हो जाए उसे कहते हैं विलोपन, डिलीट हो गया। विलोपन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है।
ये परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। ठीक है, जिसमें हीमोग्लोबिन बनने वाले ग्लोबिन की किसी एक श्रृंखला की संश्लेषण दर में कमी आ जाती है। ये पॉइंट थोड़ा सा आपको लिखना है, क्योंकि कारण तो बताओगे ही। जिसमें हीमोग्लोबिन, जिसमें होता क्या है, हीमोग्लोबिन तो आप लोग जानते ही हो, ब्लड में मिलता है, ब्लड में मिलने वाला प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन बनाने वाले ये सब आपके 11 में इसके बारे में आप देख सकते हो। 11 की बुक में है ये सब कि ग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन क्या होता है। हीमोग्लोबिन बनाने वाले ग्लोबिन की किसी एक श्रृंखला की, किसी एक श्रृंखला अल्फा एवं बीटा, चाहे वो अल्फा हो या बीटा हो, इस चेन का नाम रखा गया है कि संश्लेषण दर में कमी, जो बनने की प्रक्रिया है उसमें कमी आ जाती है। संश्लेषण की दर में कमी, संश्लेषण की दर में कमी हो जाती है, यानी कम बनता है। और इसके कारण क्या होता है, तो इसकी वजह से विकृत हीमोग्लोबिन का निर्माण होगा। इसके कारण विकृत यानी खराब, विकृत हीमोग्लोबिन, विकृत हीमोग्लोबिन का संश्लेषण होगा। संश्लेषण होता है। ठीक है, थैलासीमिया रोग का वर्गीकरण हम इस आधार पे करते हैं कि हीमोग्लोबिन अणु की कौन सी श्रृंखला प्रभावित हुई है, अल्फा प्रभावित हुई है कि बीटा चेन प्रभावित हुई है। अगर अल्फा थैलासीमिया में अल्फा ग्लोबिन श्रृंखला का उत्पादन होता है, जबकि बीटा थैलासीमिया में बीटा ग्लोबिन श्रृंखला प्रभावित होती है। हीमोफीलिया में भी यह देखा जाता है कि अल्फा हीमोफीलिया है कि बीटा है। तो अल्फा और थैलेसीमिया, अल्फा थैलासीमिया अगर अल्फा वाली चेन में गड़बड़ी है, बीटा थैलासीमिया अगर बीटा की चेन में गड़बड़ी है। ठीक है, थैलासीमिया रोग का नियंत्रण प्रत्येक जनक के क्रोमोसोम पर, वहां पे संख्या दी गई है, क्रोमोसोम 16 पर 2 सन्निकट लग्न जीन होते हैं HBA1। अल्फा थैलेसीमिया की बात कर रहे हैं। अगर किसी को अल्फा थैलेसीमिया हुआ है तो अल्फा थैलेसीमिया रोग का नियंत्रण कौन करता है, रोग का नियंत्रण प्रत्येक जनक के क्रोमोसोम, प्रत्येक जनक के क्रोमोसोम 16। पहली बात तो यहाँ देखिए अलिंग क्रोमोसोम की बात हो गई, और अलिंग क्रोमोसोम में किस संख्या पे है, 16वें क्रोमोसोम पर 2 सन्निकट, सन्निकट का मतलब होता है बहुत आसपास, 2 सन्निकट लग्न जीन जो जुड़े हुए जीन है, लग्न जीन, इसको हम आपको सहलग्न पे पढ़ा दिए हैं। लग्न जीन, उसका उस जीन का नाम है HBA1 व HBA2 द्वारा नियंत्रित होता है। द्वारा नियंत्रित होता है और
यह 4 विकल्पी एलील में किसी एक अथवा एक से अधिक जीनों में उत्परिवर्तन या विलोपन के कारण अभिरक्षित होता है, और जिससे अधिक जीन प्रभावित होंगे उतनी ही कम मात्रा में अल्फा ग्लोबिन संश्लेषित होगा। ये तो सिंपल चीज़ है, इसमें लिखने वाली कोई बात नहीं है। जितना ज़्यादा प्रभावित होगा तो ग्लोबिन कम बनेगा। बीटा थैलासीमिया में क्या है? बीटा थैलेसीमिया, ये एक एक नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। बीटा थैला, इसलिए मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। बीटा थैलासीमिया प्रत्येक जनक के क्रोमोसोम 11, वहाँ पे 16 है, यहाँ पे क्या है 11 है, क्रोमोसोम संख्या 11 स्थित एकल जीन द्वारा नियंत्रित होता है। स्थित एकल जीन द्वारा नियंत्रित होता है। एकल जीन द्वारा नियंत्रित होता है तथा यह रोग एक अथवा दोनों में उत्परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है आपको थैलासीमिया के लिए। और थैलासीमिया में क्या हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। ठीक है, इसको एक बार हम और देख लेते हैं। थैलासीमिया पे आपको 60 नोट भी लिखने को मिल सकता है। थैलासीमिया पे 1 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, और जब मंडलीय विकार या आनुवंशिक विकार पे भी आप लांग में भी इसको लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, पहले थैलासीमिया के बारे में, यह एक अलिंग क्रोमोसोम संलग्न अप्रभावी जीन रक्त विकार है। एक ही सेंटेंस में बहुत चीजें हैं। पहला तो क्लियर हो गया कि अलिंग क्रोमोसोम पे है, अप्रभावी जीन के द्वारा है, और रक्त से संबंधित रोग का रोग है। इसमें क्या होता है, जबकि जनक युगल के दोनों सदस्य अप्रभावी जीन के वाहक हैं, ले जाने वाले हैं और अप्रभावित रहते हैं, उनको ये रोग नहीं हुआ रहेगा। यह विकार या तो उत्परिवर्तन, जीन में परिवर्तन हो जाए, या विलोपन, कोई जीन हट जाए, के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है, जिसमें हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन बनता है उसमें ग्लोबिन की किसी एक श्रृंखला अल्फा या बीटा के संश्लेषण की दर, यानी अल्फा और बीटा जो प्रोटीन ग्लोबिन है वो बनना कम हो जाता है। इससे विकृत हीमोग्लोबिन का संश्लेषण होता है, जो हीमोग्लोबिन होगा वो खराब हो जाएगा। अल्फा थैलासीमिया रोग का नियंत्रण प्रत्येक जनक के क्रोमोसोम संख्या 16 पर स्थित 2 सन्निकट लग्न जीनों के द्वारा नियंत्रित होता है। उनका नाम भी दे दिया है, HBA1 व HBA2। और बीटा थैलासीमिया प्रत्येक जनक के क्रोमोसोम 11 पर स्थित एकल जीन द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, थैलासीमिया और दांत रक्त कोशिका जो ये है, कभी कभी इसमें अंतर पूछ लेता है कि ये भी रक्त विकार संबंधित है, यहाँ भी एनीमिया हो जाती है, यहाँ भी एनीमिया हो जाती है, दोनों में क्या अंतर है। इसलिए लास्ट पॉइंट पे आपके दिया हुआ है कि थैलासीमिया विकार गात्र कोशिका अरक्तता एनीमिया रोग से केवल इस रूप में भिन्न है कि पहले वाला यानी थैलासीमिया में रोग एक परिणात्मक समस्या है। देखो 2 वर्ड आता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। यहाँ क्वांटिटेटिव की बात हो रही है, परिणात्मक होता है जिसमें ग्लोबिन अणु बहुत कम मात्रा में बनता है, जबकि दूसरे विकृत में क्या होता है, ग्लोबिन की संश्लेषण संख्या गुणात्मक होती है, उसकी क्वालिटी में अंतर होता है। ठीक है, यहाँ संख्या में होता है, वहाँ क्वालिटी में। तो ये बातें हो गई आनुवंशिक विकार के, मेंडली विकार की। और अब इसके बाद हम देखेंगे 2 और दिया हुआ है, आप उसको बुक से पढ़ लीजिएगा। 3 सिस्टिक फाइब्रोसिस, दांत कोशिका अरक्तता और फिनाइल कीटोन्यूरिया। ये इस बार सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप पढ़ लीजिएगा, तो उसके बारे में जानकारी रखना जरूरी है। अब हम आते हैं दूसरे पे, क्रोमोसोमीय विकार। ये नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्रोमोसोम के कारण कोई विकार आ जाती है। तो हमें लग रहा है कि वीडियो आपका काफ़ी लंबा हो गया है, तो इसलिए इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे, और इसके साथ ही ये चैप्टर भी हम क्लोज कर देंगे। तो उस वीडियो में हम इस चैप्टर का
आपका ये टॉपिक क्लियर कर देंगे कि क्रोमोसोमी विकार क्या है, जिसमें हमको 3 पढ़ना है। मैंने यहाँ डिलीट कर दिया। उसमें आपको 3 पढ़ना है, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। और साथ ही साथ हम पूरे चैप्टर का एक तरह से रिवीजन भी नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे कि क्या इम्पॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो आज के लिए इतना ही, और इस चैप्टर को कंप्लीट होते ही हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे इस अभ्यास प्रश्न का सॉल्यूशन भी सेंड कर देंगे। ओके, थैंक यू।